You guys are doing very well. So today we are going to discuss cardiac rehabilitation in somewhat detail. So let's continue the lecture from exercise tolerance test. Cardiovascular or pulmonary drug test patterns are presented in table 3 to 11. हम जो है वो टेबल 3 और 11 को हम यहाँ देखेंगे कि किस तरह से कार्डियोवास्कुलर और पल्मोनरी का मतलब कार्डियो पल्मोनरी के पैटर्न्स को प्रैक्टिस किया जा सकता है। ठीक है, तो वो भी हम चेक कर लेंगे ज़रा डिटेल में। उससे पहले जो है वो हम यहाँ पढ़ लें कि बेसिकली एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्टिंग क्या होती है। जब भी हम कार्डियक रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं तो बिफोर कार्डियक रिहैबिलिटेशन हम जो है वो कुछ टेस्ट और प्रोसीजर्स करते हैं टू सी इफ़ द पेशेंट इज़ सेफ टू परफॉर्म दीज एक्सरसाइजेज और नॉट। ठीक है, exercise tolerance test ETT what is the purpose of ETT? To determine physiological responses during measured exercise stress. During measured exercise stress, whenever the patient is put in or the person is put it under some stress or load, working load, it creates a physiological changes in the body. ठीक है, तो जो है उसमें क्या होता है, फंक्शनल एक्सरसाइज कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल जो है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं वाया दीज एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट्स। ठीक है, बिफोर डाइविंग इनटू द डीप एक्सरसाइज रिहैबिलिटेशन regime. ठीक है, सर्व एज अ बेसिस फॉर एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन। सर्विस सिम्टम्स लिमिटेड होते हैं। एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट इज टिपिकली एडमिनिस्ट्रेटेड प्रायर टू स्टार्ट ऑफ फेज़ 2 patient cardiac rehabilitation program and following cardiac rehabilitation as an outcome measure. देखिए, फ़ेज़ 1 कार्डियक रिहैबिलिटेशन, फ़ेज़ 1 में जो है ना वो बेसिक कार्डियो होती है, जो स्लाइटली ऑन बेड या ऑफ द बेड पेशेंट को हम जो है वो एक्टिविटी करवाते हैं। वो हमारी एक्टिविटी जो है, अगर जब हम ETT की बात करते हैं तो एक प्रॉपर हम एक्सरसाइज होम ट्रेन रजीम पेशेंट को बताते हैं या अंडर ऑब्जर्वेशन पेशेंट की रजीम को फॉलो करवाया जाता है। वो होता है फ़ेज़ 2 के अंदर। ठीक है, आउट पेशेंट कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होता है जो कि कार्डियक रिहैबिलिटेशन को एज एन आउटकम मेजर चेक किया जाता है। ठीक है, स्टार्ट किया जाता है। एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट जो है यूज़ एज ए स्क्रीनिंग मेजर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ इन asymptomatic individuals. Asymptomatic individuals which do not show any sort of symptoms whether they have coronary artery diseases or not. They are atypical patients basically. They do not show any sort of symptoms but their condition progress day by day. Exercise tolerance test with radionuclide perfusion assessed in the diagnosis of suspected or established cardiovascular diseases. Whenever we put heart body into stress of workload or any sort of stress, ठीक है, तो हमें जो है वो specifically when we talk about stress during cardiac rehabilitation तो we will be focusing exercises. ठीक है, हम ये वाला स्ट्रेस नहीं कि पेशेंट को आपने कोई अचानक से बुरी खबर दे दी उसको स्ट्रेस आ गया, नहीं। तो स्ट्रेस की बात करेंगे तो हम हमेशा वर्कलोड की बात करेंगे। ठीक है, तो जब भी आप पेशेंट का वर्कलोड इंक्रीज़ करते हो, उसकी बॉडी को फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में डाल देते हो, तो उससे आपको पता चलती है कि पेशेंट की कार्डियक कैपेसिटी कितनी है, पल्मोनरी कैपेसिटी कितनी है टू होल्ड दैट वर्कलोड, टू सब जो है स्टैंड दैट वर्कलोड, सॉरी। ठीक है, अब टेस्ट मोड्स की बात करें तो देयर आर वेरिएशंस इन एक्सरसाइज टॉलरेंस। सबसे पहले तो मोड आ जाता है ट्रेडमिल, साइक्लिक एर्गोमेट्री आ जाती है, लेग और आर्म टेस्ट आ जाता है, अलाउज टू प्रोसाइज कैलिब्रेशन ऑफ एक्सरसाइजेज वर्कलोड। ठीक है, स्टेप टेस्ट आ जाता है, अपराइट और सिटिंग कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ फिटनेस स्क्रीनिंग हेल्दी पॉपुलेशन। ठीक है, हेल्दी पॉपुलेशन में हम करवा सकते हैं और ये बहुत ही प्रोसाइज और ट्रेडमिल और साइक्लिक एर्गोमीटर जो है वो बहुत ही प्रोसाइज वे में आपको वो बता देगी कि पेशेंट की कंडीशन इस वक्त किस तरह की है। इवन आई एम अ नॉर्मल इंडिविजुअल, अगर मुझे आज आप ट्रेडमिल पर खड़ा कर दोगे तो मेरी कार्डियक फिटनेस आपको जो है वो फ़ौरन पता चल जाएगी कि मैं कितनी कार्डियकली फ़िट हूँ। ठीक है, तो ट्रेडमिल और साइक्लिक एर्गोमीटर जो है वो आपको प्रोसाइज इन्फॉर्मेशन देते हैं। ETT जो है उसकी बात करें, हमारे पास मैक्सिमल और सब मैक्सिमल हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमल एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो डिफाइंड बाय द टारगेट ऑफ एंड पॉइंट हार्ट रेट, मैक्सिमम हार्ट रेट। ठीक है, विल बी टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम हार्ट रेट। सो मैक्सिमम हार्ट रेट इज़ 220 माइनस एज ऑफ इंडिविजुअल। 220 को अगर आप माइनस कर दोगे, 220 माइनस करोगे एज, सपोज करो 28 है किसी की, तो आपको जो है वो मैक्सिमम हार्ट रेट उसका मिल जाएगा, दैट इज़ मैक्सिमम हार्ट रेट। ठीक है, एज एडजस्टेड मैक्सिमम हार्ट रेट ये होता है। हार्ट रेट रेंज की बात करें तो कार्बोनियंस का फार्मूला होता है 60 माइनस 80 प्लस हार्ट रेट ब्रैकेट में हार्ट रेट मैक्सिमम और रेस्टिंग हार्ट रेट प्लस रेस्टिंग हार्ट रेट, तो हमारे पास टारगेट हार्ट रेट आ जाएगा फॉर एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन। तो ये हो गया मैक्सिमल हमारे पास एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट। नाउ वी विल गोना टॉक अबाउट सब मैक्सिमल एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट। सिम्टम्स लिमिटेड होते हैं। सब मैक्सिमल एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट यूज्ड टू एवेल्यूएट अर्ली रिकवरी ऑफ पेशेंट फ्रॉम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन।
कोरोनरी बाईपास और कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। अब ये जो है सबमैक्सिमल की बात करें तो ये पेशेंट्स के अंदर जो कि रिकवरी स्टेज में होते हैं, हीलिंग स्टेज में होते हैं, उनको जो है सिम्टम्स लिमिटेड होता है, मतलब कि आप जो है उन पेशेंट के अंदर ही परफॉर्म करवाते हो जिनकी रिकवरी हो रही होती है, आप उनकी जो है वो रिकवरी इवेल्यूएट कर रहे होते हो, अर्ली रिकवरी, ठीक है। देन वी हैव कंटिन्यूस एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट इन विच वी गोना गो for workload is steadily progressed usually in 2 or 3 minute stages, ठीक है। हम जो है वो कंटिन्यूस में 2 से 3 मिनट की एक्सरसाइज के बाद हम उसका जो वर्कलोड है उसको प्रोग्रेस कर देंगे, ठीक है। नाउ डिसकंटिन्यूस एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट अलाउ रेस्ट इन बिटवीन वर्कलोड स्टेजेस, ठीक है। अब डिसकंटिन्यूस एक्सरसाइज टॉलरेंस में आप जो है वो ऑफ कर देते हो, एक्टिविटी को सीज कर देते हो फॉर पर्पज़ ऑफ रेस्टिंग करने के लिए, पेशेंट को रेस्ट देने के लिए थोड़ी देर के लिए आप जो है एक्सरसाइज को पॉज दे देते हो। यूज़ फॉर पेशेंट्स विद मोर प्रोनाउंस्ड कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। अब रेस्टिंग स्टेज आप जो है वो मोर प्रोनाउंस्ड कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के पेशेंट्स के अंदर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। दीज आर बेसिकली पैटर्न जिसमें आप जो है वो फिजिकल थेरेपी को प्रैक्टिस करते हो। प्राइमरी पैटर्न ए, ठीक है, इसमें आप कार्डियोवैस्कुलर और पल्मोनरी डिसऑर्डर्स के अंदर प्राइमरी प्रिवेंशन और रिस्क फैक्टर्स की रिडक्शन पे काम कर रहे होते हो, ठीक है। पैटर्न बी, इम्पेयर्ड एरोबिक कैपेसिटी एंड्योरेंस एसोसिएटेड विद डिकंडीशनिंग, आप उसको देख रहे होते हो, ठीक है। उसके बाद पैटर्न सी, आप इम्पेयर्ड वेंटिलेशन, रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, एरोबिक कैपेसिटी एंड्योरेंस एसोसिएट होती है विद एयरवे क्लियरेंस डिसफंक्शन, आप उन पेशेंट्स के साथ डील कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये इस तरह के पैटर्न्स होते हैं। इसका अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फर्दर डिटेल में पढ़ने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखें यूनिट्स को उन्होंने टारगेट किया हुआ है। नाउ फिर टॉक अबाउट मॉनिटरिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड रिकवरी, तो हम जो है वो पेशेंट का कलर, पल्स और ये सब चीज़ें चेक करते हैं, ठीक है। जैसे कि कलर आ जाएगा, पल्स आ जाएगा, रेस्पिरेटरी रेज आ जाएगा, चेंजेस इन ब्लड प्रेशर आ जाएगा। प्लीज़ अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइसेस, मैं उनको रिड्यूस नहीं कर सकती फॉर सम रीजंस, तो उनको आपको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, ठीक है। पेशेंट अपीयरेंसेस की बात करें यहाँ पर, तो पेशेंट अपीयरेंस में साइन और सिम्टम्स आ जाएंगे, एक्सेसिव एफर्ट्स एंड एक्सर्शन इंटॉलरेंस के आ जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, पेशेंट को परसिस्टेंट डिस्निया हो जाएगा, ठीक है। डिजनेस और कन्फ्यूजन पेशेंट को हो जाएगी। रिमेंबर व्हेनेवर दीज सिम्टम्स जो है अपीयर, आपको फ़ौरन एक्सरसाइज जो है वो स्टॉप कर देनी है, एक्सरसाइज सीज कर देंगे, आप पेशेंट को मरीज एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करवाएंगे, ठीक है। एंजाइनल पेन पेशेंट को अगर शुरू हो गया है तो आपने एक्सरसाइज को रोक देना है, ठीक है। सीवियर लेग क्लॉडिकेशन हो रही है, एक्सेसिव फटीग हो रहा है, पेनर या कोल्ड स्वेट्स हो रहे हैं, एटेक्सिया या इनकोऑर्डिनेशन पेशेंट में हो रहा है तो आपने एक्सरसाइज को पॉज कर देना है। पल्मोनरी रेल्स पेशेंट को जो है वो सिम्टम्स आ रहे हैं। पल्मोनरी रेल्स बेसिकली वॉइसेस होती हैं ड्यूरिंग ब्रीदिंग, जो है नॉइजेज आ रही होती हैं, ठीक है। तो पल्मोनरी रेल्स चेंजेस इन हार्ट रेट अगर हो रही है, जैसे कि हार्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है लीनियरली एज अ फंक्शन ऑफ इंक्रीजिंग वर्कलोड। चेंजेस इन हार्ट रेट ये एक नॉर्मल फंक्शन है। जब भी आप पेशेंट की बॉडी पर या एक इंडिविजुअल की बॉडी पर स्ट्रेस लोड डालोगे, वर्कलोड डालोगे, तो उसका हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि उसका ऑक्सीजन अपटेक जो है वो बढ़ रहा है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है। तो प्लेटो जस्ट बिफोर मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक VO2 मैक्स, तो फिर जो है हार्ट रेट में चेंजेस आती हैं। लेकिन एक जो है वो मैक्सिमम हार्ट रेट से अगर अबव हमारा जो है वो हार्ट रेट जा रहा है तो दैट विल बी अ डेंजर, ठीक है। ब्लड प्रेशर के अंदर फ्लक्चुएशन आ रही है, जैसे कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है राइज़ करता है विथ इंक्रीजिंग वर्कलोड, और VO2 जो है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो सेम रहना चाहिए इन नॉर्मल इंडिविजुअल। अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। रेट प्रेशर प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, द प्रोडक्ट ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन हार्ट लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ 5 डिजिट नंबर आर ड्रॉप्ड, ठीक है। इज़ ऑफन यूज्ड एज एन इंडेक्स मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन, ठीक है। तो ये भी आपने चेक करना होता है, लास्ट 5 डिजिट अगर ड्रॉप हो रहे हैं तो, ठीक है। फिर इसके बाद आपने देखना होता है इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन की अगर हम बात करें तो ये रिजल्ट होता है इंक्रीज कोरोनरी ब्लड फ्लो। अब ये नॉर्मल इंडिविजुअल में भी हो सकता है, क्योंकि आपने ब्लड फ्लो बढ़ा दिया तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, तो VO2 मैक्स बढ़ेगा, लेकिन एक नॉर्मल रेंज में। तो वो आपने जो है वो रेस्टिंग हार्ट रेट चेक करना होता है कि पेशेंट का कितना है, आपने मैक्सिमम हार्ट रेट चेक करना होता है। उसके बाद आपने जो है वो चेक करना होता है डेंजर, मतलब आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा हार्ट रेट, किस हार्ट रेट तक अगर पेशेंट आता है तो आपने जो है वो एक्सरसाइज को पॉज कर देना है, एक्सरसाइज कंटिन्यू नहीं करनी है। एंजाइना जो है वो प्रेसिपिटेटेड होता है एट गिवन रेट प्रेशर प्रोडक्ट में, ठीक है, पता चल जाता है, ठीक है। रेटिंग्स ऑफ परसीव एक्सर्शन ये एक स्केल होता है, बोर्ग स्केल जिसे कहते हैं। अब इसके मल्टीपल नाम और इसकी मल्टीपल वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेट ऑफ परसीव एक्सर्शन में डेवलप बाय गोनर बोर्ग, जिसे बोर्ग स्केल भी कहते हैं, अलाउ सब्जेक्टिव रेटिंग ऑफ फीलिंग्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड इम्पिडेंट फटीग। इंपॉर्टेंट होता है टू यूज़ स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन टू रिड्यूस मिस इंटरप्रिटेशन।
इसमें क्या होता है, आपके पास जो है ना वो नंबरिंग्स होती है। जैसे कि कैटेगरी की बात यहाँ पर मैं नंबर्स बता दूँ कि आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हैं कि पेशेंट का स्कोर इस वक्त जो है उसकी कंडीशन को देखकर हम क्या लगा सकते हैं, हमें एक्सरसाइज कंटिन्यू रखनी है या हमें रेस्ट लेना है या हमें पॉज कर देना है। ठीक है, तो RPE रेट ऑफ परसीव एक्सर्शन की अगर हम बात करें तो इंक्रीज़ होता है लीनियरली विद इंक्रीज एक्सरसाइज, ये भी बढ़ेगा। इंटेंसिटी को रिलेट करेगी क्लोजली विद एक्सरसाइज, हार्ट रेट एंड वर्क रेट्स। ठीक है, वेरिएबिलिटी की बात करें तो एक्यूरेट रेट ऑफ RPE बिटवीन इंडिविजुअल एग्जिस्ट। ठीक है, वेरिएबल होता है, वेरी करता है, हर बंदे का जो है इंडिविजुअल के दरमियान थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस होगा। रेटिंग जो है वो इन्फ्लुएंस होंगी बाय साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, environmental conditions such as जैसे कि एक्सरसाइज moods and age। RPE रेट ऑफ परसीव एक्सर्शन जो है वो इंपॉर्टेंट मेजर होता है फॉर इंडिविजुअल्स हु डू नॉट एग्जिबिट द टिपिकल राइज इन हार्ट रेट विद एक्सरसाइजेस। अब ऐसे पेशेंट्स को जो है वो RPE इंपॉर्टेंट होता है तो मेजर फॉर इंडिविजुअल्स जो है उनका हार्ट रेट जिनका एक्सरसाइज के दौरान नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि वो मेडिकेशन लेकर आते हैं। जब भी आपने कार्डियक टेस्ट या ETT टेस्ट परफॉर्म करवाना है तो पेशेंट से हम लोग एक फॉर्म फिल करवाते हैं जिसके अंदर वो अपनी सारी डिटेल्स फिल करता है। उसमें हम पेशेंट से ये भी पूछते हैं कि वो किसी तरह की मेडिकेशन सब लेकर नहीं आया। सपोज़ करें वो बीटा ब्लॉकर्स लेकर आया हो और उस वजह से जो है पेशेंट के वाइटल्स जो है वो सारे के सारे स्टेबल हो प्री और पोस्ट एक्सरसाइज पे, क्योंकि वाइटल्स का जो है वो स्लाइटली रेज कर जाना जो है वो ज़्यादा एक अच्छा साइन होता है, पता चलता है कि एक्सरसाइज के इफेक्ट्स आ रहे हैं। एक्सेसिव रेज जो है वो कंसर्न शो करता है, लेकिन अगर तो वो वाइटल्स सेम ही हैं बिफोर एंड आफ्टर ड्यू टू मेडिकेशंस, तो पेशेंट अगर मेडिकेशन लेता है फिर हम उसको एक्सरसाइजेज नहीं करवाते। ठीक है, उसके बाद जो है जैसे कि वो हार्ट रेट को डिप्रेस कर देती हैं। बीटा ब्लॉकर्स का काम ये होता है कि हार्ट रेट को स्टेबल रखना, उसको जो है वो कम करना। अगर हाई हार्ट रेट है पेशेंट का तो बीटा ब्लॉकर से लिया हुआ है, ब्लड प्रेशर के उसने मेडिकेशन ली हुई है, हार्ट रेट उसका रिड्यूस हुआ हुआ है ऑलरेडी, और वो उस स्टेट में है कि 2-3 घंटे उसका असर रहेगा। आपने उस दौरान एक्सरसाइज करवा दी तो आपको एक्सरसाइज के इफेक्ट से आपका जो टेस्ट है वो सही से परफॉर्म नहीं हो पाता। ठीक है, देन वी हैव कैटेगरी स्केल जो कि ओरिजिनल बोर्ड स्केल है, जिसकी जो रेटिंग्स है ना वो 20 तक आती हैं। अब इसकी जो मेजरिंग होती है ना वो इस तरह से नंबर्स होती हैं, जैसे कि एक्सरसाइज रेट्स आते हैं 6 to 10, इंटेंसिटी using numbers from 6 to 10 with descriptors from very light 7 to somewhat hard to very hard 19। ठीक है, इसकी जो है ना वो काउंटिंग इस तरह से शुरू होती है 6 से 20 तक होती है, मतलब ये काउंट ही 6 से होती है। ठीक है, 6 से 20 के दरमियान हमारे पास जो है जो हमारे पास लाइट वेट आ जाता है ना, वेरी लाइट, वो 7 हो जाएगा। ठीक है, और समवट हार्ड जो है वो हमारे पास 13 आ जाएगा, मतलब 7 13। देन हमारे पास जो है वो हार्ड आ जाएगा 19। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो है मल्टीपल कैटेगरीज दूसरी भी होती हैं जिसको हम लोग इस तरह से मेजर करते हैं 3, 5, 7 करके और 9 करके हम इस तरह से भी मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये स्केल जो है मज़ीद डिटेल में किसी और दिन हम लोग जो है ज़रूर डिस्कस करेंगे क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देन हम जो इसको है इसी बोर्ड स्केल को मज़ीद कैटेगराइज कर देंगे तो रेशियो स्केल बन जाएगा बोर्ड रेट एक्सरसाइज जो है इंटेंसिटी यूजिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 11 विथ डिस्क्रिप्टर फ्रॉम वेरी वीक 1 to मॉडरेट to 3 to स्ट्रॉन्ग to 5 एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग 10 हो जाएगा। ठीक है, एक ही बोर्ड स्केल होता है 1 से 20 तक, उसकी वेरिएशंस होती हैं, उस पर हम लोग फिर डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी को हम लोग इस तरह से मेजर करते हैं। ठीक है, देन वी हैव पल्स ऑक्सीमीटर जो कि एट्रियल ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेजर करता है, लेवल ऑफ SaO2 बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज, प्री पोस्ट एंड बिटवीन जो है हम लोग चेक कर रहे होते हैं। देन वी हैव ECG चेंजेस, एक्सरसाइज के साथ ECG चेंजेस आएंगे क्योंकि हमारे पास हार्ट रेट भी बढ़ रहा है, हमारे पास जो है वो ब्रीदिंग रेट भी बढ़ रहा है, उस हिसाब से ऑक्सीजन सप्लाई की डिमांड भी बढ़ रही है, तो पेशेंट टैकीकार्डिया में जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सरसाइज इंटेंसिटी एंड मायोकार्डियल वर्क। मायोकार्डियल वर्क बढ़ जाता है एज VO2 डिमांड बढ़ जाती है तो रेट रिलेटेड शॉर्टनिंग हो जाती है QT इंटरवल की, ST सेगमेंट डिप्रेशन अप स्लोपिंग लेस देन 1 मिलीमीटर। अगर जो है वो 1 मिलीमीटर से उसका स्लोप कम हो जाता है तो ये स्कीमिक चेंजेस उसके अंदर आ रही हैं, तो हमें चेक करना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि कौन सी वेव किस टाइम पर कितने लेवल पर डिक्रीज़ हो रही है या इंक्रीज़ हो रही है, तो हमें जो है वो चेंजेस मेजर करना बहुत ज़रूरी है, तो पेशेंट की कंडीशन का पता चलता है। अगर 1 मिलीमीटर से ST सेगमेंट डिप्रेस है मज़ीद तो वो स्कीमिक लेवल में आ जाएगा। R वेव रिड्यूस्ड है, इंक्रीज़ है, Q वेव एक्सर्शनल जो है वो एरिदमियास हो सकते हैं, रेयर से सिंगल PVCs हो सकते हैं। ठीक है,
अब सिंगल पीवीसी क्या है, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। इसमें हमारे पास जो है यूजुअली ऐसे नोट से हमारे पास इम्पल्स आ रहा होता है ना। अब इसमें क्या होता है, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में परकिंजी फाइबर्स जो है वो एक स्टिमुलस जनरेट कर देते हैं जो कि फॉल्स स्टिमुलस होता है, और फिर वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है। सिंगल जो होती है वो तो कॉमन है, वो रेयरली कभी कभार हो जाती है फ्लक्चुएशन, लेकिन अगर मल्टीपल पीवीसीज हैं, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, तो उसमें फिर जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है। और यूजुअली इस तरह की कंडीशन जो है वो किसी न किसी कार्डिक प्री एग्जिस्टिंग कार्डिक डिजीज़ की वजह से होती हैं। ठीक है, देन वी हैव ईसीजी चेंजेस की बात करें एक्सरसाइज में, इंडिविजुअल विथ मायोकार्डियल स्कीमा एंड सी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की बात करें तो इसमें क्या होगा, सिग्निफिकेंट टेकिकार्डिया होगा, अकर्स एट लोएस्ट इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज में कार्डिक पेशेंट को जो है वो टेकिकार्डिया शुरू हो जाएगा। एक्सर्शनल एरिथमियाज आ जाएंगे, इसमें वेंट्रिकुलर एरिथमिया ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड और रिकवरी। ठीक है, एक्सरसाइज के दौरान आ जाएंगे या रिकवरी फेज़ मतलब रेस्टिंग फेज़ में एरिथमियाज पेशेंट को शुरू हो जाएंगे। ठीक है, देन वी हैव एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। एसटी सेगमेंट डिप्रेशन की बात करने की कि हॉरिजॉन्टल और डाउन स्लोप जो है वो डिप्रेशन या ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर, सॉरी यहाँ पे जो है वो मैंने लेस देन बताया है, ग्रेटर देन 1 मिलीमीटर बिलो बेस लाइन इज इंडिविजुअल ऑफ मायोकार्डियल इस्कीमिया, इस्कीमिक पेशेंट होता है। ठीक है, अब जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना वो हमेशा कंफ्यूजिंग होती हैं, और ईसीजी को जो है अगर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लें तो हम लोग जो है वो आधी ईसीजी रिपोर्ट वहाँ पर एसटी सेगमेंट चेंजेस को देखकर ही ईआर में बता सकते हैं कि पेशेंट जो है वो किस तरफ जा रहा है। ठीक है, देन वी हैव डिलेड एबनॉर्मल रिस्पॉन्सेज टू एक्सरसाइजेज की अगर हम बात करें तो ये कब होते हैं, अकर्स आवर्स लेट, प्रोलॉन्ग फटीग होता है, इंसोम्निया, सडन वेट गेन ड्यू टू फ्लूइड रिटेंशन। एम्बुलेटरी मॉनिटरिंग, टेलीमेट्री इज अ कंटिन्यूस 24 आवर ईसीजी मॉनिटरिंग होती है विच अलाउज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एसटी सेगमेंट डिप्रेशन और एलिवेशन, साइलेंट इस्कीमिया, एरिथमियाज एसोसिएटेड विद डेली एक्टिविटीज़। ठीक है, अब साइलेंट इस्कीमिया की बात करें तो ये एटिपिकल इस्कीमिया होता है। ठीक है, एटिपिकल मतलब इसके अंदर जो है वो सिम्टम्स नज़र नहीं आते, बट पेशेंट की जो कंडीशन है वो प्री एग्जिस्टिंग मतलब इस्कीमिया डेवलप हो चुका होता है लेकिन सिम्टम्स नज़र नहीं आते काफ़ी अर्से तक, लेकिन पेशेंट को जो है वो अंदर ही अंदर से प्रॉब्लम रहती है। फिर जो है वो जब सीवियर स्टेज पर पहुंच जाता है इस्कीमिया तो फिर जो है उसके साइन और सिम्टम्स नज़र आते हैं। देन वी हैव ये एसटी सेगमेंट की एलिवेशन और डिप्रेशन एसोसिएट होती है इस्कीमिया से। उसके बाद ट्रांस टेलीफोनिक ईसीजी मॉनिटरिंग की बात करें, यूज टू मॉनिटर पेशेंट्स एज दे एक्सरसाइज एट होम। ठीक है, एक्टिविटी लेवल्स की बात करें, मेट्स होते हैं। ठीक, मेटाबॉलिक इक्विवेलेंस, एक हमारे पास मेट हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक तो हमारे पास मेट होता है मसल एनर्जी टेक्निक, दूसरा मेट होता है ये वाला मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट। इसमें क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड एट रेस्ट। ठीक है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी बॉडी हमारे मसल्स जो कंज्यूम कर रहे हैं ना, दैट इज़ मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट विच इज़ 3 to 5 ml पर kg पर मिनट। मेट लेवल्स जो है मल्टीपल ऑफ रेस्टिंग जो है डायरेक्टली डिटरमाइन कर सकती हैं ड्यूरिंग रेस्टिंग VO2, सॉरी मल्टीपल्स ऑफ रेस्टिंग VO2 जो है डायरेक्टली हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं ड्यूरिंग ETT यूजिंग कलेक्शन ऑफ एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपायर्ड एयर, नॉट रूटीनली डन, ये रूटीनली डन नहीं होता। ठीक है, दैन हम मेट की बात करें तो लेवल्स जो है वो एस्टिमेटेड होते हैं ETT के दौरान भी, स्टेडी स्टेट एक्सरसाइज के दौरान भी। द VO2 मैक्स जो है वो अचीव होता है ड्यूरिंग ऑन ETT। ये जो है ड्यूरिंग एक्सरसाइज VO2 जो हमने इंडिकेट किया था, जो मेजर किया था, ETT डिवाइड बाय रेस्टिंग VO2 हाईली प्रेडिक्टेबल होता है बट स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग मोड्स। ये जो है यूज़ किया जा सकता है टू प्रेडिक्ट एनर्जी एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग सर्टेन एक्टिविटीज़। कि सर्टेन एक्टिविटीज़ में मेट का रेशियो क्या आ रहा है, क्योंकि एट रेस्ट मेट का रेशियो 3.5 आ रहा है, एट सर्टेन जो है वो एक्टिविटी के बाद हमारा जो है वो VO2 की रेशियो क्या आ रही है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि कुछ एक्टिविटीज़ में बताया गया है 1.5 या 2 मिनट्स टू लो इन एनर्जी लेवल, जैसे कि आप डेस्क वर्क सेटिंग काम कर रहे हो, सॉरी फॉर द लाइट, तो आप जैसे डेस्क वर्क कर रहे हो या ड्राइविंग कर रहे हो या कैलकुलेटिंग काम कर रहे हो, तो ये लाइट वेट जो है वो एक्टिविटी होती है जिसमें मेट हमारा आ जाता है 1.5 to 2। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर आ जाए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ पर, जैसे कि पेंटिंग, पेपर हैंगिंग, लाइट क्राफ्टरी, स्क्रबिंग फ्लोर, इस तरह के जो है ना एक्टिविटीज़ में मेट का जो है वो रेशियो बढ़ जाता है। 4.5 जो है 4.5 मिनट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं ड्यूरिंग एक्टिविटी, क्योंकि इसमें इंटेंसिटी बढ़ गई है, बॉडी की एक्टिविटी हो रही है। अब यहाँ पे 10 मिनट्स की बात करें तो ये क्या, शोवलिंग 10 टाइम्स पर मिनट, 7.5 kg और 16 पाउंड। इसमें हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, जैसे कि स्काई टोरिंग हो गया, हैंडबॉल कॉम्पिटिटिव हो गया, स्क्वॉश कॉम्पिटिटिव हो गया, स्विमिंग हो गई, ठीक है, रनिंग हो गई, 6 miles per hour, इस तरह से कुछ मतलब यहाँ पर एक्टिविटीज़ मेंशन की गई हैं। ठीक है,